गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ेंगे आणविक जीव विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्या पढ़ेंगे? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देखो, आणविक जीव विज्ञान का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्या पढ़ेंगे? आणविक जीव विज्ञान। आणविक जीव विज्ञान मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देखो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या आणविक जीव विज्ञान किसे बोलेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के आनुवंशिक पदार्थ का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? जीवों के आनुवंशिक पदार्थ का अध्ययन किया जाता है, उसे आणविक जीव विज्ञान कहते हैं। देखो, आणविक जीव विज्ञान में हम देखो जीवों में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल। जीवों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में होता है न्यूक्लिक अम्ल, और इसकी खोज फ्रेडरिक मिशर के द्वारा की गई। फ्रेडरिक मिशर के द्वारा की गई। क्या कई किताब इसको फ्रेडरिक मिशर की बोल देती है। ठीक है, जीवों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाएगा? न्यूक्लिक अम्ल। इसकी खोज फ्रेडरिक मिशर के द्वारा की गई थी। न्यूक्लिक अम्ल हमने पहले क्लास में पहले भी पढ़ा था। दो प्रकार का होगा, डीएनए और आरएनए। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। फिर जो डीएनए, इसको भी कई भागों में बांटा गया। एडीएनए, बीडीएनए, सीडीएनए, डीडीएनए और जेडीएनए। ऐसे ही आरएनए को एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए तीन भागों में बांटा गया। ठीक है, देखो, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। पहले हम बात करें कि जो डीएनए जो होता है वो बनता है किससे? डीएनए किससे बनता है, इसके बारे में बात करते हैं। यानी डीएनए को पढ़ते हैं। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, देखो, डीएनए जो होता है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। डीएनए कितनी? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। कितनी? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब बात करें न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होगा? पॉली का मतलब एक से ज्यादा, और न्यूक्लियोटाइड का मतलब समझते हैं हम। न्यूक्लियोटाइड किसको बोलते हैं? देखो, न्यूक्लियोटाइड का मतलब समझते हैं। न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है? देखो, न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो बनता है किससे? न्यूक्लियोटाइड बनता है नाइट्रोजनी क्षारक, पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा, ठीक है, प्लस फॉस्फेट समूह से बनता है। ठीक है, यानी न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है नाइट्रोजनी क्षारक
पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट समूह। ठीक है, यानी इन तीनों के समूह को क्या बोलते हैं, यानी ये तीनों समूह मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाते हैं ये, न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजन क्षारक, पेंटोस शर्करा और फॉस्फेट समूह को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, देखो डीएनए की जो लंबाई होती है वो न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर निर्भर करती है। किस पर, न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर। जितने अधिक न्यूक्लियोटाइड होंगे डीएनए की लंबाई भी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, इसमें ये जो शब्द दे रखा है पेंटोस शर्करा का मतलब तो समझते हैं 5 कार्बन वाली शर्करा और फॉस्फेट समूह। लेकिन नाइट्रोजन क्षारक दो कैटेगरी होते हैं, प्यूरिन और pyrimidine। नाइट्रोजन क्षारकों की कितनी कैटेगरी हो, 2। इसमें तो ए और जी क्षारक शामिल किए जाते हैं, इसमें सी टी यू क्षारक। एजी का मतलब होता है एडेनिन ग्वानिन क्षारक। नाइट्रोजन क्षारकों की कितनी श्रेणी हो गई हैं, 2। कितनी हो गई हैं, 2, प्यूरिन और pyrimidine। प्यूरिन में कितने क्षारक है, 2, एडेनिन और ग्वानिन। pyrimidine में कितने क्षारक है, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। क्या क्या क्षारक है, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल क्षारक है। ठीक है, अब हम बात करें कि जो डीएनए की संरचना कैसी होती है। तो डीएनए की संरचना से संबंधित डीएनए का एक मॉडल दिया गया है, उसके बारे में पढ़ते हैं। आगे है डीएनए मॉडल। देखो डीएनए जो कैसा होता है, इसके संबंध दो वैज्ञानिक वाटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल किया। किसने, वाटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया। किसने दिया, वाटसन व क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया। देखते हैं डीएनए मॉडल कैसा होता है। देखो हम पढ़ते हैं डीएनए मॉडल, यानी डीएनए मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, वाटसन व क्रिक के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया डीएनए मॉडल, वाटसन और क्रिक के द्वारा। अब ये क्या कहते हैं, वाटसन और क्रिक क्या कहते हैं, डीएनए मॉडल कैसे होता है। देखो वाटसन और क्रिक के अनुसार डीएनए जो होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। कितनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से, 2। वाटसन व क्रिक के अनुसार डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड
पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, यानी ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। क्या है ये, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। ये भी 1 2 कितनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला हो गई है, 2। कितनी हो गई है, 2। यानी वाटसन और क्रिक क्या कहते हैं, डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बने होते हैं। ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के समांतर परंतु विपरीत क्रम में होती हैं। कैसे होती है, एक दूसरे के समांतर परंतु विपरीत क्रम में। विपरीत क्रम का मतलब होगा 5 डैश रे के विपरीत होता है 3 डैश सिरा। 5 डैश रे के विपरीत क्या होता है, 3 डैश सिरा। ठीक है, अब हम बात करें कि देखो डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना हुआ, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के समांतर लेकिन विपरीत क्रम में। विपरीत क्रम मतलब 5 डैश सिरे के विपरीत कौन सा होगा, 3 डैश सिरा। डीएनए के एक कुंडलन की जो लंबाई होगी, डीएनए के एक कुंडलन की लंबाई होगी 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी हो गई, 34 एंगस्ट्रॉम। एक कुंडलन में 10 नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाएंगे। कितने नाइट्रोजनी क्षारक, 10 नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाएंगे। ठीक है, यानी एडेनिन नाइट्रोजनी क्षारक थाइमिन के साथ द्विबंध के द्वारा जुड़ेगा, ग्वानिन नाइट्रोजनी क्षारक साइटोसिन के साथ त्रिबंध के द्वारा जुड़ता है। ठीक है, 2 नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, नाइट्रोजनी क्षारकों के मध्य की दूरी कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम। कितने की होती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, डीएनए मॉडल क्या कहता है, डीएनए मॉडल दिया गया वाटसन व क्रिक के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया, वाटसन व क्रिक के द्वारा। ये क्या कहता है डीएनए मॉडल, कि जो डीएनए होता है वो कितनी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के समांतर, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के समांतर परंतु विपरीत क्रम में होती है। विपरीत क्रम का मतलब यहाँ पर क्या होता है, 5 डैश के विपरीत कौन सा सिरा होगा, 3 डैश सिरा होगा। ठीक है, डीएनए के कुंडलन की लंबाई कितनी हो गई है, 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी हो गई है, 34 एंगस्ट्रॉम। एक कुंडलन में कितने नाइट्रोजनी क्षारक हो गए, 10 नाइट्रोजनी क्षारक। कितने हो गए, 10 नाइट्रोजनी क्षारक हो गए। ठीक है, एडेनिन नाइट्रोजन क्षारक किसके साथ जुड़ रहा है, थाइमिन के साथ। कौन से बंध से, द्विबंध से। ग्वानिन किसके साथ जुड़ रहा है, साइटोसिन के साथ। कौन से बंध से, त्रिबंध से। ठीक है, 2 नाइट्रोजन क्षारकों के बीच की दूरी कितनी हो गई है, 3.4 एंगस्ट्रॉम हो गई। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के मध्य की दूरी कितनी हो गई है, 20 एंगस्ट्रॉम। कितनी हो गई है, 20 एंगस्ट्रॉम। यानी अभी हमने पढ़ा था कि डीएनए की जो लंबाई है वो निर्भर करती है किस पर, न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर। किस पर निर्भर करती है, न्यूक्लियोटाइड की संख्या। जितने अधिक न्यूक्लियोटाइड होंगे डीएनए की लंबाई भी उतनी अधिक होगी। जितने अधिक न्यूक्लियोटाइड होंगे डीएनए की लंबाई भी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, कई बार इसमें जो क्वेश्चन आता है इससे रिलेटिव आता है। देखो ऐसे दे रखा ना, एक की जो मात्रा वो डी की मात्रा के बराबर और जी की मात्रा सी की मात्रा है। यानी एडेनिन की जो मात्रा वो थाइमिन के बराबर होती है और ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होती है। ठीक है, अगर आपको ये दिया गया है कि यदि डीएनए में एडेनिन की मात्रा 30% है, कितनी है, 30% है, तो अन्य क्षारकों की मात्रा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर ये दे रखा है कि डीएनए में एडेनिन की मात्रा कितनी है, 30% है, तो अन्य क्षारकों की मात्रा कितनी होगी। देखो एडेनिन कितना है, 30, तो थाइमिन भी कितना होगा, 30। अब बचा ग्वानिन और साइटोसिन, यानी 40 में क्या 20% ग्वानिन और 20% क्या होगा, साइटोसिन। 20% ग्वानिन और 20% साइटोसिन होगा। ठीक है, इसके बाद है देखो डीएनए प्रतिकृति। आगे है डीएनए प्रतिकृति, डीएनए रेप्लिकेशन।
डीएनए प्रतिकृति। देखो डीएनए प्रतिकृति का मतलब समझते हैं। डीएनए प्रतिकृति का मतलब होता है वह प्रक्रिया जिसमें डीएनए स्वयं के समान नई प्रतियां बना लेता है। वह प्रक्रिया जिसमें डीएनए स्वयं के समान नई प्रतियां बना लेता है, उसे डीएनए प्रतिकृति कहते हैं। ठीक है, यानी इस प्रक्रिया में क्या होगा, डीएनए स्वयं के समान नई प्रतियां या नया डीएनए बना लेगा। अब डीएनए प्रतिकृति का प्रायोगिक प्रमाण दिया गया मैथ्यू मैसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल के द्वारा। डीएनए प्रतिकृति का प्रायोगिक प्रमाण यानी दो वैज्ञानिक थे, मैथ्यू मैसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल। इन दोनों ने प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध किया कि डीएनए के द्वारा नया डीएनए बनता है। और कैसे बनता है, प्रयोग किया। इन्होंने ये डीएनए का टुकड़ा लिया, E. coli के लिए। किसके लिया, देखो डीएनए प्रतिकृति का प्रायोगिक प्रमाण किसके द्वारा दिया गया, डीएनए प्रतिकृति का प्रायोगिक प्रमाण दिया किसने, मैथ्यू मैसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल ने दिया। डीएनए प्रतिकृति का प्रायोगिक प्रमाण मैथ्यू मैसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल के द्वारा दिया गया। ठीक है, अब देखो डीएनए प्रतिकृति का प्रायोगिक प्रमाण, इन्होंने डीएनए प्रतिकृति के प्रायोगिक प्रमाण के लिए इन्होंने E. coli के डीएनए को उपयोग में लिया। कौन, किसके, E. coli जो बैक्टीरिया उसके डीएनए को उपयोग में लिया। डीएनए प्रतिकृति के प्रायोगिक प्रमाण के लिए इन्होंने E. coli के डीएनए को उपयोग में लिया। इन्होंने कैसे इसका डीएनए प्रतिकृति का प्रायोगिक प्रमाण दिया, इन्होंने E. coli के डीएनए को लेकर, यानी E. coli के डीएनए का टुकड़ा लिया, उसको संवर्धन माध्यम में स्थानांतरित किया। इसमें संवर्धन माध्यम में स्थानांतरित किया, जिस संवर्धन माध्यम में नाइट्रोजन का समस्थानिक 15N यानी 15N उपस्थित था। इन्होंने डीएनए प्रतिकृति के लिए पहले क्या लिया, एक डीएनए का टुकड़ा लिया, इसका E. coli का। ठीक है, अब इस डीएनए के टुकड़े को संवर्धन माध्यम में स्थानांतरित किया। किसमें स्थानांतरित किया, संवर्धन माध्यम में स्थानांतरित किया। उस संवर्धन माध्यम में नाइट्रोजन का समस्थानिक 15N उपस्थित था। कौन सा, 15N उपस्थित था, जिसके कारण यह डीएनए 15N से नामांकित हो गया, यानी इस समस्थानिक इसके ऊपर लेयर चढ़ गई, परत बन गई। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इस डीएनए के टुकड़े को 20 मिनट बाद नए संवर्धन माध्यम में स्थानांतरित किया और उस संवर्धन माध्यम में नाइट्रोजन का समस्थानिक कौन सा था, 14N उपस्थित था, जिसके कारण एक डीएनए के टुकड़े से दो डीएनए के टुकड़े बन गए। क्या हुआ, एक डीएनए के टुकड़े से दो डीएनए के टुकड़े बन गए। इसके बाद इन डीएनए के टुकड़ों को इन्होंने 40 मिनट बाद नए संवर्धन माध्यम में स्थानांतरित किया,
जहां इन दो डीएनए के टुकड़ों से डीएनए के 4 टुकड़े बन जाते हैं। इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि डीएनए की प्रतिकृति होती है, यानी डीएनए स्वयं के समान नया डीएनए बना लेता है। डीएनए प्रतिकृति का मतलब क्या होगा? वह प्रक्रिया जिसमें डीएनए स्वयं के समान नई प्रतियां बना लेता है, अर्थात इस प्रक्रिया में डीएनए की प्रतियां बनती हैं। डीएनए प्रतिकृति का प्रायोगिक प्रमाण दो, यानी क्या वास्तव में डीएनए की प्रतिकृति होती है, इसका प्रयोग किया मैथ्यू मैसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल ने। किसने किया? मैथ्यू मैसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल ने किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया? डीएनए प्रतिकृति के प्रायोगिक प्रमाण के लिए इकोलाई जीवाणु के डीएनए का टुकड़ा लिया और उस टुकड़े को क्या किया? संवर्धन माध्यम में स्थानांतरित किया। उस संवर्धन माध्यम में नाइट्रोजन का समस्थानिक कौन सा था? 15N। कौन सा था? 15N नाइट्रोजन का समस्थानिक, जिसके कारण यह डीएनए का खंड या टुकड़ा नाइट्रोजन के समस्थानिक 15N से नामांकित हो गया था, इसकी लेयर चल गई। अब 20 मिनट बाद डीएनए के इस टुकड़े को नए संवर्धन माध्यम में डाला जाता है। 20 मिनट बाद इस डीएनए के टुकड़े को नए संवर्धन माध्यम में स्थानांतरित किया जाता है, जहां नाइट्रोजन का समस्थानिक 14N उपस्थित था। जहां पर नाइट्रोजन का समस्थानिक 14N उपस्थित था, जिसके कारण एक डीएनए के टुकड़े से कितने? 2 डीएनए के टुकड़े बन गए या 2 डीएनए के खंड बन गए। इन 2 डीएनए के खंडों को 40 मिनट बाद नए संवर्धन माध्यम में स्थानांतरित किया गया, जिसके कारण 2 डीएनए के खंडों से 4 डीएनए के खंड बन जाते हैं, जिसके कारण 2 डीएनए के खंडों से 4 डीएनए के खंड बन जाते हैं। इस प्रयोग से क्या सिद्ध होता है? कि डीएनए की प्रतिकृति होती है। इस प्रयोग से क्या सिद्ध होता है? कि डीएनए की प्रतिकृति होती है। ठीक है, क्या समझे डीएनए प्रतिकृति से? क्या समझे? वह प्रक्रिया जिसमें डीएनए स्वयं के समान है नया डीएनए बना लेता है, अर्थात इस प्रक्रिया में क्या हुआ? डीएनए नई कॉपियां बना लेता है। डीएनए प्रतिकृति का प्रायोगिक प्रमाण किसने दिया? मैथ्यू मैसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल ने। किसने दिया? मैथ्यू मैसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल के द्वारा दिया गया। इन दोनों वैज्ञानिकों को मिलकर क्या इसका प्रायोगिक प्रमाण दिया कि डीएनए की प्रतिकृति होती है। इन्होंने डीएनए प्रतिकृति के प्रायोगिक प्रमाण के लिए क्या इकोलाई के डीएनए के खंड को लिया। ठीक है, किसको लिया? इकोलाई के डीएनए के खंड को लिया। इस इकोलाई के डीएनए के खंड को लिया और किसमें डाल दिया? संवर्धन माध्यम। उसमें कौन सा नाइट्रोजन का समस्थानिक था? 15N, जिसके कारण डीएनए का खंड किससे नामांकित हो गया? 15N। 20 मिनट बाद नए संवर्धन माध्यम में डाले, वहां पे नाइट्रोजन समस्थानिक कौन सा था? 14। ठीक है, जिसके कारण एक डीएनए के खंडों से कितने? 2 डीएनए के खंड बन गए। ठीक है, ये 2 डीएनए के खंड है 15N और 14N से नामांकित हो गए। अब इन डीएनए के 2 डीएनए के खंडों को 40 मिनट बाद नए संवर्धन माध्यम में स्थानांतरित किया जाता है, जहां पर 2 डीएनए के खंडों से कितने? 4 डीएनए खंड बन जाते हैं। इस प्रयोग से क्या